हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 की केस स्टडीज देखेंगे। आपकी एग्जाम में टोटल 9 केस स्टडीज आती हैं और उसमें मॉड्यूल 1 में से भी 2 या 3 केस स्टडी आपकी आएंगी। टोटल हम इस वीडियो में 8 केस स्टडीज देखेंगे। पहली केस स्टडी है एक्स इज इन इज अर्ली 30s, 30 साल के आसपास है, एंड कंसिडरिंग ए शिफ्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है। He is confident of doing well, but realizes there may be disruption to income in the initial stages. Initial stages में income आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। He wants to evaluate his finances before he takes the call to branch out on his own. वो अपने फाइनेंस को इवेल्युएट करना चाहता है ये डिसीजन लेने से पहले। He also wants to help his father create a corpus for managing their health needs. अपने फादर के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता है। They need guaranteed payout of 7500 each month to meet their expense on medicines. अपने फादर के लिए जो कॉर्पस इकट्ठा करना है उसकी कंडीशन क्या है कि उन्हें हर महीने 7500 की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ हमें एक्स के करंट फाइनेंशियल दिए हुए हैं कि अभी उसकी सैलरी कितनी आती थी 1,40,000, लोन रीपेमेंट कितना था 65,000 का, लिविंग एक्सपेंसेस 50,000। साथ में हमें बैलेंस शीट असेट और लाइबिलिटी भी दी हुई है कि बैंक में कुछ कैश पड़ा है, कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ पैसा बैंक फिक्स डिपॉजिट में डाल रखा है जो कि 18 मंथ्स में मैच्योर हो रही है, कुछ पैसा पीएफ में पड़ा है और उसके पास खुद का एक घर है जो कि उसने लोन पर लिया हुआ है। तो घर की आज की वैल्यू और कितने का लोन अभी आउटस्टैंडिंग है वो हमें दिया हुआ है। तो हमें इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में डिटेल्स दी हुई है। इसके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स एक्सपेक्ट्स इनकम टू बी अनसर्टेन, आर हिज फाइनेंसेस इन ए गुड पोजीशन टू सपोर्ट दिस। उससे अपना बिजनेस शुरू करना है तो स्टार्टिंग में इनकम थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो क्या उसके फाइनेंशियल उसे अलाउ करते हैं कि वो अभी जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू कर ले। उसके हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, नो सिंस लिक्विडिटी रेशो इज लो एट 1.69, नो सिंस लिक्विडिटी रेशो इज लो एट 1.04, नो सिंस लिक्विडिटी रेशो इज लो एट 3.43, यस सिंस लिक्विडिटी रेशो इज एडिक्वेट एट 6.08। लिक्विडिटी रेशो क्या मेजर करता है कि आपके पास कितने महीने का इमरजेंसी फंड है। और लिक्विड रेशो निकालते कैसे हैं, लिक्विड असेट डिवाइडेड बाय में आपकी मंथली एक्सपेंसेस। तो हमारा लिक्विड असेट डिवाइड बाय में मंथली एक्सपेंसेस ये निकालना है। मंथली एक्सपेंसेस हमें दिए थे कि लोन की रीपेमेंट करनी है और लिविंग एक्सपेंसेस करने हैं। 65 प्लस 50 इतने हमारे मंथली एक्सपेंसेस हो गए। लिक्विड असेट्स कौन सी हुई, इसमें से हमारी केवल कैश इन बैंक, बैंक में जो कैश पड़ा है जिसे हम इजीली निकाल सकते हैं वो हमारी लिक्विड असेट में आएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड, एफडी अगर ये 6 मंथ से पहले मैच्योर हो रही होती तो ये लिक्विड असेट में आती, लेकिन 18 मंथ्स में हो रही है तो ये लिक्विड असेट में नहीं आएंगी। बाकी कोई भी हमारा लिक्विड असेट में नहीं आएगा। तो 120 डिवाइड बाय में जो भी हमारा 65 प्लस 50,000 ये आएगा। कितना है 1.04 जो कि काफी कम है। एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स का तो इमरजेंसी फंड होना ही होना चाहिए। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, नो सिंस लिक्विडिटी रेशो इज लो एट 1.04, उसके पास इमरजेंसी फंड बहुत ही कम है। सेकंड क्वेश्चन है X is confident that he has done well with his finances. He has bought a house on loan and has invested in mutual fund. What is the evaluation you would do of his financial performance so far? एक्स कॉन्फिडेंट है कि उसने अपने फाइनेंसिस पर अच्छा किया है, उसने हाउस भी खरीद लिया लोन पर और म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा इन्वेस्ट कर रखा है। आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इवेल्युएट करोगे, बिलो ऑप्शन में से। सेविंग्स टू इनकम रेशियो एट लेस देन 1 इज नॉट गुड बट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू होम लोन एंड इट्स रीपेमेंट. X has to ensure that the ratio improves consistently over time. Savings to income ratio at 5.17 is good, but can be improved over time by reducing debt and investing more. Savings to income ratio at 62.1 is very good, particularly given his age. X has to consistently save at this rate to secure his future. Savings to income ratio at 2.82 is not good, but can be improved over time by reducing debt and investing more. तो हमारे चारों ही ऑप्शन में हमें सेविंग्स टू इनकम रेशियो कैलकुलेट करना है। वो क्या होता है, हमारी टोटल एक्यूमुलेटेड सेविंग अब तक की जो भी हमने एक्यूमुलेट कर ली है डिवाइड बाय में एनुअल इनकम। तो हमारा सेविंग्स टू इनकम रेशियो क्या आ गया, टोटल एक्यूमुलेटेड सेविंग डिवाइड बाय में एनुअल इनकम। ध्यान क्या रखना है, टोटल एक्यूमुलेटेड सेविंग में जो भी ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है जो आप रहने के लिए घर यूज कर रहे हो उसे कंसिडर नहीं करते हैं। उसके अलावा उसके असेट्स क्या क्या है, कैश है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, बैंक फिक्स डिपॉजिट है, पीएफ है। इन चारों चीजों को हम लेंगे, लेकिन किसको नहीं लेंगे, हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को। तो ये हमारा टोटल था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी टोटल एक्यूमुलेटेड सेविंग्स आ जाएगी। हमारी एनुअल इनकम निकालनी है, मंथ इनकम दी थी तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एनुअल इनकम आ गई। डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेशो कितना आया 0.71। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ,
कि हमारा सेविंग्स टू इनकम रेशो लेस देन 1 है, जो कि सही नहीं है। पर हम कह सकते हैं कि ये मेजरली होम लोन और उसकी रिपेमेंट की वजह से है, जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स अभी कम है। एक्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि ओवर टाइम धीरे धीरे ये रेशो इंप्रूव हो। थर्ड क्वेश्चन है, what is the corpus that is required to generate the income of rupees 7500 per month for his parents if the yield being offered is 6%? 7500 पर मंथ चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, रेट दिए 6%। तो हमें बेसिकली परपेचुइटी निकालनी है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो क्या होती है, सी बाय आर। सी हमारा कितना है, 7500 पर मंथ है, और ये हमें क्या दिया है, पर एनम दिया है। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 6% बाय 12 0.5%। यहाँ पर 0.5% से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कॉर्पस अमाउंट आ जाएगा। तो सिंपली हमारा 6% पर एनम थी, मंथली में कन्वर्ट कर दिया 12 से डिवाइड करके। परपेचुइटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पीरियोडिक कैश फ्लो चाहिए डिवाइड बाय में रेट फॉर द पीरियड। 7500 डिवाइड बाय में 0.5%, हमारा आ गया 15 लाख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, एक्स वांट्स टू मेक द राइट चॉइसेस ऑन हर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ हर इनकम एंड सेविंग्स। एक्स को अपनी इनकम और सेविंग्स को सही से यूज करना है और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखना है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें क्या दी है, शी पेज एन ईएमआई ऑफ 23,000 ऑन एन आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 10 लाख विद 5 years टू गो। हमें उसके होम लोन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितनी ईएमआई जाती है, कितने का आउटस्टैंडिंग होम लोन पड़ा है और कितना टाइम उसे पड़ा है। वो लोन को स्विच करने का देख रही है कि किसी दूसरी कंपनी से लोन ले ले जो कि उसे 7.25% का रेट इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। हमें यहाँ पर रेट नहीं दी थी, यहाँ पर वो स्विच करने का देख रही है। तो हमें इसकी रेट देखनी पड़ेगी कि कितनी रेट इसकी लग रही है अभी, और अकॉर्डिंगली जिसकी भी रेट कम होगी हमें उस पर रहना होगा। एक्स हैज ए कन्वेयंस अलाउंस ऑफ रुपीज 7500 पर मंथ, कन्वेयंस अलाउंस मिल रहा है, एंड शी इज लुकिंग टू बाय व्हीकल दैट फिट्स इनटू दैट बजट। वो एक ऐसा व्हीकल बाय करने का देख रही है जो कि इसके बजट में है। बजट क्या है कि वो 7500 पर मंथ इतने तक की ईएमआई अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि हमें दिया है कि इसे ये मंथली कन्वेयंस अलाउंस मिल रहा है। शी हैज सीन ए व्हीकल दैट कॉस्ट 4 lakh and found that financing for 80% of the cost at an interest rate of 12%. The term will be 5 years. वो एक व्हीकल देख रही है जो कि 4 लाख का कॉस्ट होगा और उसका 80% वो फाइनेंस करा लेगी, यानी कि लोन पर ले लेगी, जिसकी रेट क्या है, 12% रेट पर उसे लोन मिल जाएगा और टर्म रहेगी 5 years की। वन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्ड बाय एक्स इज मैच्योरिंग। इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है, एंड शी हैज टू डिसाइड बिटवीन टेकिंग द सम एश्योर्ड ऑफ रुपीज 10 लाख एज कैश, 10 लाख अभी की अभी ले ले, या फिर मंथली पेमेंट ले ले 10,000 की 10 साल तक। इन्फ्लेशन को हमें 6% लेना है। तो इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। पहला क्वेश्चन है, शुड एक्स कंसीडर द होम लोन स्विच टू द न्यू प्रोवाइडर। दो ऑप्शन थे, एक अभी जो हमारा होम लोन चल रहा है, सेकंड 7.25%, इस पर स्विच करना है या नहीं करना। तो उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन दिया है कि क्या उसे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन क्या है, नो सिंस द न्यू लोन विल मीन हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स इन द इनिशियल ईयर्स। यस सिंस इट रिड्यूसेस आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट क्विकर। यस सिंस द इंटरेस्ट रेट ऑन द न्यू लोन ऑफर इज लोअर। नो सिंस द इंटरेस्ट रेट ऑन द न्यू लोन इज हायर। तो हमें सबसे पहले दोनों लोन की रेट निकालनी पड़ेगी। सेकंड तो हमें दी है 7.25%, पहले वाले की हमें रेट निकालनी पड़ेगी। तो रेट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल के अंदर रेट फॉर्मूला। जैसे इस पर जाते हैं, हमें नंबर ऑफ पीरियड्स, पीरियोडिक पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी और टाइप, ये एंटर करना पड़ता है। हमें दिया है मंथली पीरियोडिक पेमेंट 23,000 की जा रही है, तो हमें हर चीज को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पेमेंट हमारी क्या जा रही है, 23,000 की जा रही है, और जा रही है तो इसलिए माइनस साइन। हमारे 5 years थे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मंथ्स में कन्वर्ट हो जाए। प्रेजेंट वैल्यू, लोन कितना बचा है अभी, 10 लाख का बचा है। फ्यूचर वैल्यू, हम पूरा का पूरा चुकाएंगे तो फ्यूचर में जीरो छोड़ेंगे, टाइप जीरो, कि हम मंथ के एंड में ईएमआई पे कर रहे हैं। इसके बाद हमारी रेट क्या आ गई, 1.1%। ये किसकी आई, पर मंथ की आई। जो आप यहाँ पर पीरियड लेते हो, हमने मंथली लिया था तो ये मंथ की आई। एनुअल निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 13.2%। करंट होम लोन की रेट है 13.2% और न्यू लोन हमें किस पर मिल रहा है, 7.25। तो हमें स्विच करना चाहिए क्योंकि नए वाले की रेट कम है। तो करेक्ट आंसर है, हमें स्विच करना चाहिए, यस सिंस द इंटरेस्ट रेट ऑन द न्यू लोन ऑफर इज लोअर। सेकंड क्वेश्चन है, कैन शी अफोर्ड द कार शी हैज इवेल्युएटेड। कार को वो अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसे 7500 का मंथली अलाउंस मिल रहा था और उसने जो कार देखी थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखना है कि वो उसे अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। यस शी विल बी एबल टू पे द ईएमआई ऑन द लोन। हाँ वो ईएमआई पे कर पाएगी। नो द ईएमआई विल बी हायर देन द कन्वेयंस अलाउंस। ईएमआई 7500 से ज्यादा रहेगी। शी विल बी एबल टू पे द ईएमआई ओनली इफ द टर्म ऑफ द लोन गोज अप। टर्म चेंज करवाए तभी अफोर्ड कर पाएगी। She will be able to pay the EMI only in the first year. Subsequently, the EMI will be higher than the allowance.
तो सबसे पहले तो हम लोन की ईएमआई निकाल लेते हैं। हमें क्या दिया था कि कार उसने 4 लाख की देखी है, उसका 80% वो लोन पर लेगी, यानी कि 4 लाख का 80% कितना हुआ, 3,20,000 हुआ। इतने अमाउंट का वो लोन लेगी। इंटरेस्ट रेट हमारा 12% रहेगा और पीरियड हमारा 5 ईयर्स का रहेगा। हम मंथली ईएमआई कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, 7500 पर मंथ, इतनी अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमें पीरियोडिक ईएमआई निकालनी है कि कितनी हमारी इस लोन की आएगी। तो पीएमटी फॉर्मूले से एक्सेल में जाएंगे, पीएमटी फॉर्मूला एंटर करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमें मंथ में कन्वर्ट करना है हर चीजों को। 12% पर एनम है तो मंथ को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मंथली इंटरेस्ट रेट आ गई। पीरियड हमारा 5 ईयर है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मंथ्स आ गई। प्रेजेंट वैल्यू कितने का लोन ले रहे हैं, 3,20,000, क्योंकि हम केवल 4 लाख का 80% इतना ही हमें चाहिए। तो 320 का लोन ले रहे हैं, सारा चुकाएंगे, फ्यूचर की वैल्यू जीरो, ईएमआई मंथ के लास्ट में पे करेंगे तो टाइप जीरो। हमारी कितनी आ गई, 7118, और हमारी 7500 से कम आई, यानी कि हम ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, यस शी विल बी एबल टू पे द ईएमआई ऑन द लोन। थर्ड क्वेश्चन है, शुड एक्स टेक द ₹10 लाख एज कैश और opt फॉर द पीरियोडिक पेमेंट, take the cash down, take the monthly payout? Both options have the same financial implications. The correct option will depend upon the investment return X will earn on the cash down option. हम 10 लाख आज के आज ले लें या फिर 10,000 10 साल तक लेते रहे, हमें इन दोनों में चॉइस करनी है। तो जब भी ऐसी चॉइस आता है हम क्या करते हैं, हम सारे कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पर ले आते हैं और कंपेयर कर लेते हैं, जिसकी ज्यादा होगी हमारे लिए वो बेटर होगी। तो एक तो क्या है कि डायरेक्ट 10 लाख हमें आज के आज ले ले तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 10 लाख ही रहेगी। सेकंड क्या था, 10,000 10 ईयर्स तक लेना है और इन्फ्लेशन हमें 6% कंसीडर करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, पीवी फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू जाएंगे, रेट एंटर करनी है, अगेन हम इसे मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें मंथली पेमेंट मिल रही है, एनुअल पेमेंट होती तो ईयर ही रखते, पेमेंट मंथली है तो हमने हर चीज को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6% इन्फ्लेशन थी, डिवाइड बाई 12, पीरियड हमारा 10 ईयर था, इंटू 12, क्योंकि मंथ में कन्वर्ट करना है। पेमेंट कितनी है, मंथली कितनी मिल रही है, 10,000 की, लास्ट में कुछ भी अलग से पेमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी, जीरो होगी। और ये पेमेंट मान लेते हैं कि हमें लास्ट में मिल रही है, टाइप जीरो। जब तक हमें ना दिया हो कि बिगनिंग में मिल रही है, तब तक हमें टाइप को डिफॉल्ट जीरो ही रखना है। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 9 लाख समथिंग आई, और हमारी दूसरे वाली कितनी थी, 10 लाख थी। तो हमें 10 लाख आज की डेट में लेना बेटर है रादर देन इस पीरियोडिक पे आउट से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, टेक द कैश डाउन, कि 10 लाख एक साथ ले लो। थर्ड केस स्टडी हमारी चैप्टर 3 से। सिनेरियो क्या है, मिस्टर एक्स एज 43 इज ए सैलरीड पर्सन बट वांट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अभी सैलरी पर है पर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। एज कितनी है, 43 ईयर्स। He knows that his income would be irregular in a business and wants financial security before he leaves the job and starts the business. His main goals are to fund his children education after 4 years. 4 साल बाद बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग वो भी करनी है, जिसके लिए उसने पीएफ में बैलेंस रख रखा है। मिस्टर एक्स हैज आस्क्ड टू स्क्रूटनाइज हिज फाइनेंसेस एंड गिव द रिक्वायर्ड एडवाइस। वो आपके पास आया है एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के एडवाइस लेने कि बताओ उसे क्या करना चाहिए। उसके जो फाइनेंशियल है वो क्या दिए हैं कि मंथली सैलरी आती है और उसे रेंट से कुछ पैसा आता है, उसके कुछ मंथली एक्सपेंसेस है जिसमें रेगुलर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आते हैं, फिर उसे कुछ लोन की पेमेंट करनी होती है, फिर डिस्क्रिशनरी एंटरटेनमेंट के लिए एक्सपेंसेस हैं, फिर इमरजेंसी मेडिकल के लिए रेकरेंट बेसिस पर एक्सपेंसेस होते हैं। हमें असेट्स और लाइबिलिटीज भी दी हुई है कि उसने कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, बैंक एफडी है जो कि 6 to 8 मंथ्स में मैच्योर हो जाएगी, कैश बैलेंस पड़ा है बैंक में, इक्विटी शेयर उसने उधार लेकर ले रखे हैं, लोन लेकर ले रखे हैं, जिनकी अभी मार्केट वैल्यू 20 लाख है और लोन अभी 17 लाख का पड़ा है। पीएफ में बैलेंस पड़ा है, उसका खुद का घर है जो कि उसने लोन पर लिया हुआ है, एक दूसरा घर भी है जिसे उसने रेंट पर दे रखा है, उस पर भी उसने लोन लिया हुआ है, खुद की कार है और वो भी लोन पर ली हुई है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वांट्स टू हैव फंड फॉर हिज चिल्ड्रन एजुकेशन इन 4 years. Is his financial situation on track to meet the goal? What ratio will you consider to support your recommendation? 4 साल बाद जो बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए वो गोल वो अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है, इन 4 ऑप्शन में से टिक करना है। पहला ऑप्शन है, द लिक्विड असेट टू नेट वर्थ रेशियो इज डैश, दिस इज क्वाइट लो ड्यू टू द फ्यूचर इनकम अनसर्टेनिटीज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड असेट्स फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। Mr. X should liquidate the equity shares as and when the market is good. The liquid asset to net worth ratio is dash. This will be insufficient to meet the goal if the income is lower. Mr. X should withdraw from the provident fund to meet his goals. थर्ड में भी हमें लिक्विड असेट टू नेटवर्थ रेशो दिया है और उसके रिगार्डिंग कुछ सजेशन दिया है। फोर्थ में भी लिक्विड असेट टू नेटवर्थ रेशो दिया है और उसके रिगार्डिंग कुछ सजेशन दिया है।
तो चारों में ही जब हमें लिक्विड एसेट टू नेट वर्थ रेशो दिया है, तो हम सिंपली इस रेशो को ही कैलकुलेट कर लें और जिससे भी वो मैच कर जाए वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें बाकी चीजें कि रेशो इतना आता है तो हमें क्या करना चाहिए वो ना भी पता हो, तो चारों ही ऑप्शन में देखो लिक्विड एसेट टू नेट वर्थ रेशो ये दिया है और चारों में ही अलग है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे भी मैच करेगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स दी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, हर एक रेशो के बाद आपको काफी डिटेल दी है कि इस रेशो का मीनिंग क्या है, इस रेशो के बाद आपको क्या इंटरप्रेट करना चाहिए। लेकिन अगर उसके बारे में आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो भी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो डायरेक्ट वो रेशो को कैलकुलेट करके। तो हम इस रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं। लिक्विड असेट टू नेटवर्थ होता क्या है? लिक्विड असेट डिवाइड बाय में नेटवर्थ। नेटवर्थ तो आपका बहुत सिंपल है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जो भी हमारे असेट्स थी सबका टोटल ले लो, लाइबिलिटी थी सबका टोटल ले लो, इनका डिफरेंस ये हो गया हमारी नेटवर्थ। अब लिक्विड असेट में क्या क्या आएगा? वैसे तो अगर जो हमें दिए हैं इसमें से केवल कैश बैलेंस इन बैंक यही आएगा, क्योंकि एफडी भी हमारी 6 to 8 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा की एफडी है तो ये भी लिक्विड असेट में नहीं आएगी, और इक्विटी म्यूचुअल फंड ये भी नहीं आएंगे। लेकिन हमें 4 इयर्स इतना टाइम दिया है। नॉर्मली हम लिक्विड एसेट में क्या लेते हैं, 6 मंथ इतना लेते हैं। ये हमें 4 इयर्स दिया है, तो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी जो कि 6 to 8 मंथ्स में मैच्योर हो रही है, इसको लिक्विड एसेट में कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गोल अभी 4 इयर्स अवे है। अब आप बोलोगे अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो हमें इक्विटी शेयर्स भी लेने चाहिए थे। अगर इक्विटी शेयर्स आपने खुद के पैसे से खरीदे होते तो हम जरूर लेते, लेकिन यहाँ पर लीवरेज यानी कि लोन लेकर लिए हुए हैं। तो जब भी आप लोन लेकर इक्विटी शेयर लेते हो वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, और इंपॉर्टेंट गोल जैसे कि एजुकेशन, इसके लिए हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। लोन लेकर इक्विटी शेयर लेना बहुत रिस्की होता है और ऐसी रिस्की चीजों को हम लिक्विड एसेट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो लीवरेज की वजह से हम इस इक्विटी शेयर को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे लिक्विड एसेट में, जबकि हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड इसको कंसिडर कर लिया क्योंकि ये आपने खुद के पैसे से लिए हुए हैं। अगर हमारा नॉर्मल लिक्विड एसेट पूछा होता 6 मंथ्स का, तो उसमें केवल कैश बैलेंस इन बैंक इतना ही आता। लेकिन क्योंकि हमारा गोल 4 इयर्स अवे है, तो हमने 6 to 8 मंथ इसमें जो एफडी मैच्योर हो रही है उसको भी ले लिया और इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी ले लिया। इक्विटी शेयर्स होते उन्हें भी ले लेते, लेकिन अगर लीवरेज लेकर लिए हुए हैं तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है और इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका पीएफ बैलेंस हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, सेकंड होम हो गया, या फिर ओन कार हो गई, इसको हम लिक्विड एसेट में कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें बेचने में काफी टाइम लग जाता है। इवन आपका गोल 4 इयर्स है, इनको हम ग्रेटर देन 5 इयर्स लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कंसिडर करते हैं। 5 साल से कम का अगर आपका गोल है तो उसको नियर टर्म गोल ही माना जाता है और उसमें इन्हें कंसिडर नहीं करते। तो हमारा कितना आया? इक्विटी म्यूचुअल फंड 11 लाख, 5 लाख की बैंक एफडी और 2 लाख हमारा कैश बैलेंस इन बैंक पड़ा है। टोटल लिक्विड एसेट कितनी आई? 18 लाख की। 18 लाख डिवाइड बाय में 2.3 करोड़ हमारा कितना आया? 7.69%। और जनरली लिक्विड एसेट टू नेट वर्थ रेशो कितना होना चाहिए? अगर नियर टर्म गोल्स है लेस देन 5 इयर्स है तो ये रेशो 15 to 25% होना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो 5 to 10% होना चाहिए। तो हमारा नियर टर्म गोल है 4 इयर्स का, नियर टर्म है तो 15 to 25% होना चाहिए था, लेकिन हमारा लो है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? द लिक्विड एसेट टू नेट वर्थ रेशो इज 7.69%। केवल इसे देखकर भी हम टिक मार्क कर सकते थे क्योंकि बाकी सब में ये रेशो अलग है। इसके साथ हमें क्या दिया है? दिस इज क्वाइट लो। लो है क्योंकि 15 से 25% के बीच में होना चाहिए नियर टर्म गोल के लिए। ड्यू टू द फ्यूचर इनकम अनसर्टेनिटीज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड एसेट फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, मिस्टर एक्स शुड लिक्विडेट द इक्विटी शेयर्स एज एंड व्हेन द मार्केट इज गुड। जो लोन पर इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं, जब भी मार्केट अच्छी हो तुरंत उन्हें लिक्विडेट कर लेना चाहिए ताकि आपकी लिक्विड एसेट रेशो इंप्रूव हो सके। सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर स्टडिंग द असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स, व्हाट वुड यू से रिगार्डिंग हिज फाइनेंशियल सिचुएशन एंड व्हाट वुड यू एडवाइस हिम? Although Mr. X net worth is 2.34 crores, his total assets are high at 3.87 crores. This large asset base signifies that he will be able to meet his goals by selling his assets when needed. तो ये ऑप्शन आप डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है he will be able to meet his goals by selling his assets when needed। अगर आप उसके असेट्स देखोगे ज्यादातर उसकी इन लिक्विड असेट्स है, जैसे कि घर हो गया, जिन्हें बेचने में टाइम लगता है तो जब भी जरूरत हो तुरंत नहीं बेच सकते। तो केवल इसके बेसिस पर कि वो उसे बेच सकता है जब भी जरूरत हो, आप इस ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हो। Although Mr. X net worth is 2.34 crore, it's low compared to his assets of 3.87 crore. His investment in non-liquid assets are quite high. Also, excessive use of leverage can impact his financial stability. Due to this, he may not be able to meet his goals.
बोल रहे हैं कि नेटवर्थ उसकी कितनी आई थी, 2.34 करोड़ आई थी, लेकिन उसकी असेट्स 3.87 करोड़ है। उसकी कंपैरिजन में ये लो है, यानी कि आपकी लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है। और उसके साथ साथ आपकी नॉन लिक्विड एसेट्स जैसे कि घर वगैरह हो गए, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और आपने लीवरेज काफी ज्यादा चीजें लोन पर ले रखी है, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। इस वजह से हो सकता है कि वो अपने गोल्स को मीट ना कर पाए। ये एक प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। मिस्टर एक्स टोटल असेट्स आर क्वाइट हाई एट 3.87 करोड़ एंड सो इज हिज नेटवर्थ एट 2.34 करोड़। ड्यू टू दिस ही इज इन ए सेटिस्फैक्टरी स्टेट टू मीट हिज गोल्स। दिस इज मोस्टली ड्यू टू हिज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अब इस ऑप्शन को भी आप इग्नोर कर सकते हो, किस रीजन से, केवल लास्ट लाइन की वजह से। दिस इज मोस्टली ड्यू टू हिज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इक्विटी में आप देखोगे उसने केवल 20 लाख का इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें से 17 लाख का तो लोन ही ले रखा है। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, इस वजह से इस ऑप्शन को भी इग्नोर कर सकते हो। द टोटल असेट्स एट 3.87 करोड़ आर क्वाइट लो व्हेन कंपेयर्ड टू हिज इनकम लेवल्स। द नेट वर्थ इज हाउएवर रीजनेबल। मिस्टर एक्स कैन मेक हिज फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर एंड मीट हिज गोल्स बाय टेकिंग मोर लीवरेज, स्पेशली इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। वो और लीवरेज ले सकता है और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर कर सकता है। तो इस ऑप्शन के लिए हमें सबसे पहले तो लीवरेज रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमारा लीवरेज रेशो मैक्सिमम 40% होना चाहिए। अगर इससे अंदर है तो ठीक है, पर इससे हमें ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। तो 35 टू 40% की रेंज में ऑलरेडी है, तो हम और इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये ऑप्शन भी निगलेक्ट हो जाएगा और बचेगा ये, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम लीवरेज रेशो कैलकुलेट करते हैं। लीवरेज रेशो क्या आएगा, टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाय में टोटल सेट्स। टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, 1.53 करोड़ की है। असेट्स कितनी है, 3.87 करोड़ की है। रेशो कितना है, 39.53%। जो मैक्स रेंज होती है 35 टू 40%, उसके आसपास है। तो हम लीवरेज को और बढ़ा नहीं सकते। इसी वजह से हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि लिवरेज रेशो ऑलरेडी हाई है और उसे और इंक्रीज नहीं करना चाहिए। सी हमारा रॉन्ग क्यों था, क्योंकि बोल रहे थे कि जो भी असेट्स है वो इक्विटी की वजह से है, पर इक्विटी में तो काफी कम इन्वेस्ट कर रखा है। और ए क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसका लिक्विड असेट का रेशो काफी कम था। उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट होम वगैरह में थी, नॉन लिक्विड असेट में थी, जिसको इजीली नहीं बेच सकते, जबकि क्वेश्चन में दिया था कि जब भी बेचने हम बेच सकते हैं। तो केवल एलिमिनेशन प्रोसेस से भी हमारा आंसर क्या आया, बी आया। अब बी ऑप्शन को देख लेते हैं। बी ऑप्शन था, ऑल्थो मिस्टर एक्स नेट वर्थ इज एट 2.34 करोड़, इट्स लो कंपेयर टू हिज असेट्स ऑफ 3.87 करोड़। हिज इन्वेस्टमेंट इन नॉन लिक्विड असेट्स आर क्वाइट हाई। Also, excessive use of leverage can impact his financial stability. Due to this, he may not be able to meet his goals. हमारा ए सी डी तीनों रॉन्ग हो गए, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, गाइड मिस्टर एक्स ऑन हाउ ही शुड प्लान एंड बिल्ड एन इमरजेंसी फंड अकॉर्डिंग टू हिज फाइनेंशियल पोजीशन एंड हिज फ्यूचर प्लान्स। Mr. X should have an emergency fund that will be adequate to meet at least 3 months of expenses. This fund money can be held in liquid assets like short-term deposits and bank accounts so that it can be easily accessed. Mr. X should have an emergency fund that will be adequate to meet at least 6 months of expenses. This fund money can be held in liquid assets and long-term assets for earning better return. Mr. X should have an emergency fund that will be adequate to meet at least 6 months of expenses. This fund money can be held in liquid assets like short-term deposits and bank account so that it can be accessed easily. Mr. X should have an emergency fund that will be adequate to meet at least 3 months of expenses. This fund money can be held in liquid assets and long-term assets for earning better returns. Emergency fund कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 4 to 6 months के होने चाहिए। 6 months इज बेटर, तो 6 months के अराउंड इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। तो 3 months वाले तो रॉन्ग हो गए। अब हमारे 6 months के दो हैं। ये जो 6 months का इमरजेंसी फंड होता है, ये हमारा लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स में नहीं होना चाहिए। लिक्विड एसेट में क्यों, ताकि जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़े तो इजीली हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सके। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, क्योंकि बी में क्या दिया है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में रख सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मिस्टर एक्स शुड हैव एन इमरजेंसी फंड दैट विल बी एडिक्वेट टू मीट एटलीस्ट 6 months ऑफ एक्सपेंसेस। 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दिस फंड मनी कैन बी हेल्ड इन लिक्विड एसेट्स like short-term deposits and bank account so that it can be easily accessed. Fourth question है, Mr. X is planning to quit his job. Explain to him with the required parameters the importance of having an emergency fund. Emergency fund क्यों होना चाहिए? The liquid assets to income ratio is quite low. This means that the liquid assets will not be able to support him in case there is a fall in the income. The debt to income ratio is quite high and this will put stress on the household finances if the income level falls. Financial asset to total asset ratio is quite low.
and this means that he will not be able to meet the expenses if the income level falls all of the above. तो हम ये तीनों रेशो निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि ये लो है या फिर हाई है जैसा हमें बताया गया है, और अकॉर्डिंगली अपना आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहला रेशो क्या है, लिक्विड असेट्स टू इनकम रेशो, लिक्विड असेट डिवाइड बाय में मंथली इनकम। लिक्विड असेट में हमारा क्या आएगा, कैश बैलेंस आएगा। इस बार हमें गोल नहीं दिया कि 4 साल बाद का है, तो हम ये बैंक एफडी 6 से 8 और इक्विटी म्यूचुअल फंड इनको कंसिडर नहीं करेंगे। जो हमारे लिक्विड मंथ 6 मंथ वाली डेफिनेशन होती है, इमरजेंसी फंड की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड लिक्विड एसेट की बात करेंगे, जो कि क्या है, कैश बैलेंस इन द बैंक। कितना आ गया, 2 लाख आ गया। डिवाइड बाय में मंथली इनकम, मंथ इनकम में केवल सैलरी को कंसिडर करेंगे, तो हमारा 2,85,000 0.70 काफी कम आया। एटलीस्ट हमारा 4 to 6 होना चाहिए, इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स का होना चाहिए, तो ये हमारा लो है। डेट टू इनकम रेशो देख लेते हैं। मंथली डेट कमिटमेंट डिवाइड बाय में मंथली इनकम, कितने का हमें लोन पे करना है मंथली, हमें करना है 1,15,000 का, डिवाइड बाय में हमारी मंथली इनकम, अगेन हमारी सैलरी, तो हमारा 40.35 जो कि हाई है। 35 to 40 के बियॉन्ड ये हाई माना जाता है, मैक्सिमम 40 के अराउंड ही होना चाहिए, तो ये हमारा हाई है। फाइनेंशियल एसेट टू टोटल एसेट रेशो, फाइनेंशियल एसेट कौन कौन सी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी, कैश बैलेंस, इक्विटी शेयर लीवरेज, और हमारा पीएफ बैलेंस। प्रॉपर्टी और कार ये हमारी क्या हो गई, फिजिकल एसेट्स हो गई। तो फाइनेंशियल सेट हमारी, इन सबको हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय हमारी टोटल सेट, हमारी टोटल सेट इतनी है 3.87 करोड़, तो हमारा रेशो कितना आ गया 30.49%, जो कि काफी कम है। हमारे साथ दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल सेट, फिजिकल सेट, तो फाइनेंशियल सेट में एटलीस्ट 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो ये हमारा लो है। तो पहला हमारा लिक्विड एसेट टू इनकम रेशो लो है, ये तो ट्रू है। दिस मीन्स दैट लिक्विड एसेट विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट हिम इन केस देयर इज ए फॉल इन द इनकम। द डेट टू इनकम रेशो ये हाई है, एंड दिस विल पुट स्ट्रेस ऑन द हाउसहोल्ड फाइनेंसेस इफ द इनकम लेवल फॉल्स, ये भी ट्रू है। ये दोनों ट्रू हो गए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया। सी भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल सेट टू टोटल सेट रेशो इज क्वाइट लो, लो तो है, 50% से ज्यादा होना चाहिए, हमारा 30% के आसपास है, एंड दिस मीन्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस इफ द इनकम लेवल फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी केस स्टडी नंबर 4, जो कि चैप्टर 3 और 4 से है। सिनेरियो क्या दिया है, मिस्टर एक्स एज 48 एज का पर्सन दिया है, इज अनेबल टू मीट मैनी ऑफ हिज गोल्स एंड हैज टू टेक लोन्स फॉर दिस पर्पस। अपने गोल्स को मीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे लोन लेना पड़ता है। ही इन जनरल इज नॉट वेरी डिसिप्लिन विद हिज सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस, डिसिप्लिन नहीं है। He is therefore leading a tension-filled life as he has no savings left at the end of the month. मंथ के एंड में कुछ सेविंग बचती ही नहीं है। द फॉलोइंग आर हिज फाइनेंशियल्स, हमें फाइनेंशियल्स दिए हैं। फाइनेंशियल क्या है, मंथली सैलरी दी है, मंथली एक्सपेंसिव दिया है, जिसके अंदर हमें लोन का अमाउंट दिया है कि 1,80,000 लोन को सर्विस करने में चला जाता है। मंथली लोन सर्विस करने में इतना चला जाता है, और उसको मिला के टोटल एक्सपेंसिस 3 लाख के हैं। हमें असेट्स दिए 2.3 करोड़ है, जिसके अंदर इक्विटी शेयर 30 लाख के हैं, और बैंक में कैश पड़ा है 1,40,000। होम लोन 2 ले रखे हैं, पहला है 60 लाख का 15 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, ईएमआई जाती है 53,929 विद 42 लाख आउटस्टैंडिंग। स्टार्टिंग में 60 लाख का लिया था, अभी 42 लाख बचा है। होम लोन 2 है, 52 लाख का लिया था 15 ईयर्स के लिए, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ईएमआई जाते हैं 52,000 समथिंग, और अभी उसमें से 39 लाख का पे करना बचा है। क्रेडिट कार्ड का बिल है 11 लाख का, कार लोन आउटस्टैंडिंग है 9 लाख का, लोन अगेंस्ट शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स हैं वो लोन पर ले रखे हैं 12 लाख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, 3 ईयर्स उसे पड़े हैं। पर्सनल लोन है 15 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है, 5 साल के लिए ले रखा है। इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर यूज वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज टू एनालाइज मिस्टर एक्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज गिव्स ए फेयर आइडिया ऑफ हिज प्राइमरी इशू। Solvency ratio is 45%, expense ratio is at 30%, debt to income ratio is at 45%, all of the above। हमें तीनों रेशियो दिए, उसके बेसिस पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि ये हाई है, लो है, या फिर इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये तीनों रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जोन सा मैच करेगा उसी अकॉर्डिंग आगे ऑप्शंस को देख लेंगे। सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है, नेटवर्थ डिवाइड बाय में टोटल असेट्स। नेटवर्थ क्या होती है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। हमें असेट्स दी थी 2.3 करोड़ की, और लाइबिलिटीज हमारी क्या थी, जो भी हमारे लोन आउटस्टैंडिंग थे, फर्स्ट लोन, सेकंड लोन, हमारा क्रेडिट कार्ड का लोन, कार का लोन, पर्सनल लोन, और इक्विटी शेयर्स पर लिया हुआ लोन, जो भी हमारी लाइबिलिटी थी सबको हम प्लस कर देंगे, तो 1.38 करोड़ आ गया। असेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय में टोटल असेट हमारा आ गया 40%, जो कि काफी कम है, 65 से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड था हमारा एक्सपेंस रेशो, मंथली रेकरिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय में मंथली इनकम। मंथली एक्सपेंसेस कितने थे हमारे, 3 लाख के थे, इनकम कितनी थी, 4 लाख की थी,
तो हमारा 75% आ गया, 80% से कम है, यानी कि ये हमारा ठीक है। डेट टू इनकम रेशो, मंथली डेट सर्विसिंग कमिटमेंट डिवाइड बाय में मंथली इनकम। डेट कमिटमेंट कितनी है 1,80,000 की, मंथली इनकम कितनी है 4 लाख की, ये रेशो आ गया 45%, जो कि काफी ज्यादा है, 40% से कम होना चाहिए। तो सोल्वेंसी रेशो हमारा लो है, एक्सपेंस रेशो ओके है, और डेट टू इनकम रेशो हमारा हाई है। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं। Solvency ratio is at 45%. This indicates that Mr. X liabilities are quite high and some action needs to be taken immediately. Solvency ratio हमारा कितना आया था 40% आया था, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। The expense ratio is at 30%. अगेन हमारा एक्सपेंस रेशियो 75% आया था, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन सी। द डेट टू इनकम रेशियो इज एट 45%, इतना ही आया था, विच मीन्स देयर इज स्ट्रेस ऑन द इनकम एंड सेविंग्स ड्यू टू लोन रीपेमेंट ओब्लिगेशन। ये रेशो हाई है, यानी कि हमारा ज्यादा पैसा डेट को सर्विस करने में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स कम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वांट्स टू प्रीपे पोर्शन ऑफ वन ऑफ द होम लोन्स। दो होम लोन थे, उसमें से एक को प्रीपे करना चाहता है। आइडेंटिफाई विच लोन शुड ही प्रीपे, कौन से लोन को प्रीपे करना चाहिए। यूज द ईएमआई फॉर द 121st पीरियड फॉर होम लोन नंबर 1 एंड 61st पीरियड फॉर होम लोन नंबर 2। बेसिकली हमें दोनों होम लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालना है। फर्स्ट होम लोन के लिए हमें 121st पीरियड लेना है, और सेकंड के लिए हमें 61st पीरियड लेना है। उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। तो पहले हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाल लेते हैं इन पीरियड का, और अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शंस देख लेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट किससे निकलता है, हमारा इंटरेस्ट निकलता है आईपीएमटी फॉर्मूले से, और प्रिंसिपल किससे निकलता है पीपीएमटी फॉर्मूले से। तो हमने इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाला आईपीएमटी फॉर्मूले से। हमारा रेट रेट कितना था 7% था, मंथली है तो 12 से डिवाइड कर दिया। पीरियड कौन सा लेना था 121 लेना था। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे 15 ईयर्स है, 15 इंटू 12 180, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आ गए। हमारा ओरिजिनल लोन अमाउंट कितना था 60 लाख का था। तो इस फॉर्मूले में ध्यान देना, जब आपको ईएमआई में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का कंपोनेंट निकालना हो, तो उस टाइम पर आपको ओरिजिनल होम लोन की वैल्यू लेनी है, ना कि आउटस्टैंडिंग की। हमारा ओरिजिनल था 60 लाख का, और बचा था अभी 42 लाख। तो जब भी आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालना हो, तो आपको ओरिजिनल लोन अमाउंट लेना है। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू में 60 लाख का ओरिजिनल लोन अमाउंट लिया है, और फ्यूचर वैल्यू 0 की लास्ट में तो पूरा पे करेंगे। तो रेट आ गई हमारी 7% बाय 12, पीरियड 121, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 15 इंटू 12 180, प्रेजेंट वैल्यू जो ओरिजिनल होम लोन की वैल्यू थी 60 लाख, और फ्यूचर वैल्यू 0। तो हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना आ गया 15,887, और हमें ईएमआई दी हुई थी। तो ईएमआई क्या होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसी से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। हमारा प्रिंसिपल ये आ गया। सेकंड आप चाहते तो पीपीएमटी फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते थे, उसमें भी सेम ही डेटा फिल करना था। तो हमारे होम लोन 1 की इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट आ गए। सेम चीज हमें होम लोन 2 के लिए करना है, उसमें हमारा पीरियड क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, यानी कि 9% बाय में 12। अगेन होम लोन 15 ईयर्स के लिए था, तो 15 इंटू 12 180, और ओरिजिनल होम लोन अमाउंट कितना था 52 लाख, तो वो यहाँ पर डाल दिया। हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट आ गया, ईएमआई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट भी आ जाएगा, या फिर पीपीएमटी फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट आ गए। तो हमारा सेकंड होम लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना आया था 31226, और फर्स्ट का कितना आया था 15885। तो जिसका हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा हो, हमें उसे पहले प्रीपे करना चाहिए। तो सेकंड वाले का इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा है, तो हमें उसे प्रीपे करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट पोर्शन इन द ईएमआई ऑन लोन नंबर 2 इज दिस एंड दैट ऑन लोन नंबर 1 इज दिस, सो मिस्टर एक्स शुड प्रीपे द सेकंड लोन टू सेव ऑन द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। As only a small portion of EMI, that is, this is the principal component, and a large portion on the loan will be pending, Mr. X should prepay home loan number 2। हमारा मैच ही नहीं हो रहा, तो ये रॉन्ग हो गया। As the principal repayment is higher at 3840 for loan number 2 as compared to dash for loan number 1, Mr. X should prepay the second loan। ये हमारा रॉन्ग हो गया। प्रीपे तो सेकंड ही करना है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट ये भी मैच होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। The interest portion in the EMI for both loans is similar at this for loan number 1 and dash for loan number 2. Mr. X can prepay any of the loans as it will not make much difference। तो इसमें अगर हम देखें तो सिंपली हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट इसी में मैच हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स हैज रिसीव्ड ए गिफ्ट फॉर ₹25 lakhs फ्रॉम हिज फादर। ही प्लान्स टू यूज दिस अमाउंट टू प्रीपे ए पोर्शन ऑफ होम लोन नंबर 1। विल देयर बी एनी चेंज इन द टेनर ऑफ हिज लोन? इफ यस देन हाउ मच? मिस्टर एक्स को 25 लाख मिले उसके फादर से, जिसका यूज वो होम लोन नंबर 1 को प्रीपे करने के लिए यूज करना चाहता है, कि थोड़ा सा पोर्शन उसका मैं
पे कर दूं इस 25 लाख रुपीज से, इससे क्या जो लोन का टेनर है, जो लोन का टाइम है, उसमें कुछ चेंज आएगा? अगर आएगा तो कितना आएगा? ऑप्शन दिया हमें यस, हमारा टेनर रिड्यूस होकर 37.2 मंथ्स हो जाएगा, रिड्यूस होकर 34.9 मंथ्स हो जाएगा, रिड्यूस होकर 30.1 मंथ्स हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दिया है नो, द टेनर कैन नॉट बी रिड्यूस, ओनली द ईएमआई कैन बी रिड्यूस इन केस ऑफ प्रीपेमेंट। टेनर को रिड्यूस नहीं करा सकते, आप ईएमआई को रिड्यूस करा सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन वैसे तो गलत है, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप ईएमआई रिड्यूस कराओ या फिर टेनर रिड्यूस करा लो, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो हमारा ए बी सी में से ही आंसर आएगा। तो हमारा होम लोन और कितना बचा था? 42 लाख का बचा था। 25 लाख अगर प्रीपे कर दूं तो मेरा रिमेनिंग लोन कितना आ जाएगा? 17 लाख का बच जाएगा। तो 17 लाख का लोन बच जाएगा। मेरी ईएमआई इतनी जा रही है, मैं ईएमआई कम नहीं करा रहा, ईएमआई इतनी जा रही है, और मेरी इंटरेस्ट रेट कितनी है? 7%। मंथली कर दूं तो 7% डिवाइड बाय में 12 आ गई। फ्यूचर वैल्यू जीरो, पूरा लोन पे करना है, टैक्स जीरो, मंथ के एंड में ईएमआई को पे करूंगा। तो मेरा कितना आ गया? 34.9। इतने मंथ का मेरा रिड्यूस हो जाएगा। ओरिजिनल पीरियड की बात करूं तो ओरिजिनल में मेरा कितना था? 42 लाख का लोन था, तो यहाँ पर 42 लाख डाल दूंगा, तो ओरिजिनल मेरा था 104 मंथ्स था। मैं प्रीपे कर दूंगा तो मेरा कितना रह जाएगा? 34.9 मंथ्स ही रह जाएंगे। इसमें मेरा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यस इट विल कम डाउन टू 34.9 मंथ्स। मेरा टेनर रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू इंक्रीज द ईएमआई फॉर लोन नंबर 2 सो एज टू डिक्रीज द टेनर। ईएमआई को इंक्रीज करने का सोच रहा है ताकि टेनर डिक्रीज हो जाए। दिस विल रिजल्ट इन सेविंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। हमें चार ऑप्शन में से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। इफ द टेनर इज इंक्रीज, द ईएमआई विल बी रिड्यूस्ड बट द इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी हायर ओवर द रीपेमेंट पीरियड। Only if the terms of the original agreement allows for an increase in tenor, then only the tenor can be increased. If the tenor is increased, it will allow Mr. X to suspend EMIs for the agreed number of months, and this will help with his finances. If the EMI increased and the tenor is decreased, it will result in a decrease in interest payment over time with respect to shorter tenor of the loan. तो मान लो आपकी X अमाउंट की EMI है, आप इसे इंक्रीज करोगे तो आपका टेनर कम होगा। अब अगर आपका टेनर कम हो रहा है तो ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको कम करनी पड़ेगी। तो हमारे चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। इफ द ईएमआई इंक्रीज करोगे तो टेनर कम होगा। अगर टेनर कम होगा तो आपको ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट कम करनी पड़ेगी। इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेमेंट ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टर टेनर ऑफ द लोन। ये जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वाज एनालाइजिंग ए पर्सनल लोन ऑफर। He had the option of choosing a loan with an annual or monthly reset. The interest rate was identical for both. He selected the annual reset because he thought it did not make any difference. Was Mr. X right in his evaluation? सबसे पहले तो आपका रीसेट पीरियड क्या है उससे फर्क पड़ता है। अगर आप पेमेंट मंथली कर रहे हो तो रीसेट पीरियड भी मंथली होना चाहिए। अगर आप पेमेंट एनुअली कर रहे हो तो रीसेट पीरियड भी एनुअली होना चाहिए। हमें यहाँ पर यह नहीं दिया कि वो पर्सनल लोन पर पेमेंट मंथली करेगा या फिर एनुअली करेगा, बट क्या दिया है कि रीसेट का उसके पास ऑप्शन था कि एनुअल चुनो या फिर मंथली चुनो। उसे लगा कि दोनों ही चीजें सेम है। ऑप्शन देखते हैं। मिस्टर एक्स शुड हैव चोजन द लोन विद मंथली रीसेट प्रोडक्ट, बाय दिस ही विल पे मोर इंटरेस्ट एज कंपेयर टू एनुअल रीसेट। सेकंड ऑप्शन है, मिस्टर एक्स वाज राइट इन चूजिंग द एनुअल रीसेट प्रोडक्ट, ही विल सेव ऑन द इंटरेस्ट एज कंपेयर टू मंथली रीसेट। द चॉइस कैन बी मेड ओनली इफ मिस्टर एक्स नोज वेदर द इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल ऑन ए मंथली बेसिस और एन एनुअल बेसिस। द इंटरेस्ट कॉस्ट विल रिमेन सेम इन बोथ ऑफ द ऑप्शंस। तो हमें ये नहीं पता कि पेमेंट मंथली है या फिर एनुअली है। अगर वो पता होता, जैसे एनुअल पेमेंट है तो हम एनुअल रीसेट चुनना चाहिए, मंथली पेमेंट है तो मंथली रीसेट चुनना चाहिए, हमारी पेमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग रीसेट भी चुनना चाहिए। पर हमें ये नहीं पता, तो हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में ऑप्शन सी। द चॉइस कैन बी मेड ओनली इफ मिस्टर एक्स नोज वेदर द इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल ऑन ए मंथली बेसिस और एन एनुअल बेसिस। फिफ्थ केस स्टडी हमारी, मिस्टर एक्स, a resident of India and aged 40, wants to start his own business. He is the sole earning member of his family and is therefore worried about the financial security of his family. He is also interested in building up his net worth before he starts his own business, but his plans do not fructify as he is not financially ready yet. मिस्टर एक्स जिनकी एज 40 ईयर्स है, उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करना है, सोल अर्निंग मेंबर है और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी नेटवर्थ बिल्ड हो जाए अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, लेकिन उनके प्लान्स फ्रक्टिफाई नहीं हुए क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली रेडी नहीं है। हमें कुछ और डिटेल्स भी दी हैं। ही हैज सम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स है जैसे कि फॉरेन हॉलीडे पर जाना है, कार बाय करनी है,
बेसिकली डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वाले गोल्स हैं, जिसके लिए वो टाइम टू टाइम फंड्स को अलोकेट करता रहा है जब भी उसके एक्सपेंसेस मेट हो गए हैं। एक्सपेंसेस पूरा करने के बाद जो सेविंग्स हो जाती है उसमें से कुछ फंड्स को इसके लिए अलोकेट कर देता है। ही इज इन्वेस्टिंग हिज सेविंग्स इन इक्विटी as he has seen that equities have given good results in the past, but sometimes he is forced to sell his equity investment at a loss to fund his goals. Due to this, he is compelled to borrow at a high cost and thus is further increasing the pressure on his income. वो अपनी सेविंग्स को इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हाई कॉस्ट पर बोरो करना पड़ता है और उसके इंटरेस्ट की वजह से उसके इनकम पर प्रेशर आता है। मिस्टर एक्स वाइफ ऑल्सो वांट्स टू गेट एम्प्लॉयड टू ऐड टू द फैमिली इनकम। मिस्टर एक्स की वाइफ भी एम्प्लॉय होना चाहती है। टू गेट ए गुड जॉब शी हैज टू डू ए स्किल एनहांसमेंट कोर्स। स्किल एनहांसमेंट कोर्स करना पड़ेगा। मिस्टर एक्स इज एक्सपेक्टिंग ए बोनस दिस ईयर एंड प्लान्स टू स्पेंड इट ऑन द स्किल एनहांसमेंट कोर्स फॉर हिज वाइफ। मिस्टर एक्स ईयर के एंड में बोनस एक्सपेक्ट कर रहा है और चाह रहा है कि वो उस पैसे को अपनी वाइफ के स्किल एनहांसमेंट कोर्स के लिए लगा दे। एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आंसर द क्वेश्चंस अबाउट मिस्टर एक्स फाइनेंशियल कंडीशन। इसके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू यूज द बोनस मनी टू फंड हिज वाइफ स्किल एनहांसमेंट कोर्स। कंसिडरिंग हिज करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इज दिस द बेस्ट यूज ऑफ द बोनस मनी। बोनस मनी का जो यूज वो वाइफ की स्किल एनहांसमेंट कोर्स के लिए करना चाह रहा था, क्या वो बोनस मनी का सही यूज है? He should use the money to create a good backup emergency fund, which can be used for funding any shortfalls. He should use the bonus amount to fund the goal that requires the largest amount of funds so that no goal is left out. He can take a low cost education loan to fund his wife's course. The bonus money can be used to first pay off the high cost debt that is eating into his income. He can use the bonus to earn some quick money by investing in high return instruments so that he can pay off his debts and also pay for his wife education. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, इसमें से आपको मल्टीपल ऑप्शन सही लगेंगे, उसमें से हमें बेस्ट सही ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे अगर फर्स्ट ऑप्शन देखो कि हमें जो भी बोनस मनी मिलती है उसका इमरजेंसी फंड इसके लिए यूज करना चाहिए, ये पार्शियली ट्रू है ताकि कोई भी फंडिंग में शॉर्टफॉल आए हम उसे पूरा कर सकें। तो ये पार्शियली करेक्ट है, इसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन को भी हमें देखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि हमें इस बोनस अमाउंट को ऐसे गोल के लिए करना चाहिए जिसके लिए सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो ये ज्यादा सही नहीं है। हमें गोल्स को कभी भी अमाउंट के रिस्पेक्ट में नहीं देखना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, ही कैन टेक ए लो कॉस्ट एजुकेशन लोन टू फंड हिज वाइफ कोर्स। अब स्किल एनहांसमेंट कोर्स करना है तो उसके लिए तो एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा, और एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट रेट लो रहती है। और हमें दिया था कि मिस्टर एक्स को कई बार हाई कॉस्ट पर बोरो करना पड़ जाता है, तो अगर वो हाई कॉस्ट जिस पर उसने बोरो किया उसे प्रीपे कर दे और वाइफ के एजुकेशन के लिए लो कॉस्ट एजुकेशन लोन ले ले, तो उससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सबसे सही है अब तक के ऑप्शंस में से। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि उसे हाई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स इनमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि सम क्विक मनी बन जाए। ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। आपकी रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ही कैन टेक ए लो कॉस्ट एजुकेशन लोन टू फंड हिज वाइफ कोर्स। द बोनस मनी कैन बी यूज टू फर्स्ट पे ऑफ द हाई कॉस्ट डेट दैट इज ईटिंग इनटू हिज इनकम। इसे बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर ड्यू टू विच मिस्टर एक्स इज अनेबल टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। हिज गोल इज नॉट रियलिस्टिक, हिज गोल इज शॉर्ट टर्म, द गोल इज नॉट टाइम बाउंड, ऑल ऑफ द अबव। तो उसका गोल क्या है, वो अभी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो शॉर्ट टर्म में, ये ट्रू है। टाइम बाउंड नहीं है, उसने ये नहीं बताया कि 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, 3 साल में करना है। गोल हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। और रियलिस्टिक भी नहीं है क्योंकि उसके फाइनेंशियल उसे अलाउ नहीं करते कि अभी वो जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर सके। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। गिव सम सजेशन टू मिस्टर एक्स which can help him achieve financial security. He should take life, health and other useful insurance. He should increase his income as soon as possible and also save to meet his goals. He should invest in equity only for the long term, all of the above. तो आपको लाइफ, हेल्थ और जो भी यूजफुल चीजें हैं उसके लिए इंश्योरेंस तो लेना चाहिए, ये ट्रू है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। और अपने इनकम को बढ़ाने का ट्राई करना चाहिए। इसके लिए वो क्या कर सकता है, वाइफ को स्किल एनहांसमेंट कोर्स करवा दे और वाइफ भी जॉब रेडी हो जाएगी तो डबल अर्निंग मेंबर्स हो जाएंगे, तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजंस दैट आर इफेक्टिंग मिस्टर एक्स प्लान टू इंक्रीज हिज नेट वर्थ। द लॉस इन वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स, देयर आर मेनी शॉर्ट टर्म गोल्स दैट रिक्वायर फंडिंग, देयर इज ए हाई लेवल ऑफ डेट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें ट्रू हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
Why do you think Mr. X is unable to use his investments effectively to meet the goals? He has made investments which are more suitable for capital appreciation rather than regular income which is currently required. मिस्टर एक्स को करंटली पैसे की जरूरत है क्योंकि उसने काफी लोन ले रखा है और उसने इन्वेस्ट कहाँ कर रखा है, इक्विटी में कर रखा है, जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी पर रेगुलर इनकम नहीं देगी। तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ही इज अनेबल टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू गेट गुड रिटर्न्स, ये सही नहीं है। He is unable to correctly time the investments and is unable to make the most of market movements. उसको लॉस हो रहा है तो ये चीज सही है, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप कभी भी टाइमिंग करने को नहीं कहते। आप हमेशा बोलते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, ये नहीं बोलोगे कि मार्केट को टाइम करने को देखो। तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ है, हिज गोल्स आर शॉर्ट टर्म बट टू गेट गुड रिटर्न्स वन नीड टू हैव ए लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड। ये भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा है, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें उसकी इन्वेस्टमेंट देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट कहां पर कर रहा है और वो इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्यों उसके गोल्स मीट नहीं हो रहे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही हैज मेड इन्वेस्टमेंट विच आर मोर सुटेबल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन रादर देन रेगुलर इनकम विच इज करंटली रिक्वायर्ड। तो करेक्ट वे क्या होगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा अमाउंट वो इक्विटी में डाले और थोड़ा डेट बेसिकली रेगुलर इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स में डाले। सिक्स्थ केस स्टडी हमारी, मिस वाई एज 51 इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी। शी इज फेसिंग इशू इन मैनेजिंग हर फाइनेंसेस एंड वांट्स टू नो वेयर शी इज गोइंग रॉन्ग। हर फाइनेंशियल डिटेल्स आर एज बिलो। फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, सैलरी 1,50,000 की है, एक्सपेंसिस में लोन रीपेमेंट है, रेगुलर एक्सपेंसिस है, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसिस है, ट्रैवल एवरी ईयर होता है 2,40,000 का, तो हमें मंथ का लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 20,000 पर मंथ का आ गया, टोटल एक्सपेंसिस आ गए। फिर हमें असेट्स और लाइबिलिटी दी है कि कुछ पैसा बैंक में पड़ा है, इक्विटी शेयर्स हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी घर है और कार है जिस पर लोन है। इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग सोल्वेंसी रेशियो एज एन इंडिकेटर आइडेंटिफाई विच ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिस वाइफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड द एक्शन विच नीड्स टू बी टेकन। तो हमें चारों ऑप्शन में सोल्वेंसी रेशियो दिया हुआ है, तो हम सोल्वेंसी रेशियो निकाल लेते हैं और अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन देख लेंगे। सोल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल नेटवर्थ डिवाइड बाय में टोटल असेट्स। नेटवर्थ क्या होती है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स इतनी लाइबिलिटीज इतनी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5,70,000 आएगा। टोटल असेट्स हमारी 55,70,000 है, तो हमारा रेशो आ गया 10.23%। काफी कम है, 65% से ज्यादा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, द सोल्वेंसी रेशो एट 10% इज क्वाइट लो एंड सी शुड इंक्रीज द सेम बाय इंक्रीजिंग द असेट्स। असेट्स इंक्रीज करके अपने सोल्वेंसी रेशो को इंक्रीज करना चाहिए। वट शुड मिस वाई डू टू राइट ट्रैक हर फाइनेंशियल सिचुएशन। शी शुड रिड्यूस द डेट टू इनकम रेशो एट 40%, की अभी 40% पर है, इसे रिड्यूस करना चाहिए। अगर 40% पर है तो ये ऑप्शन सही होगा कि हाँ रिड्यूस करना चाहिए। शी शुड इंक्रीज द फाइनेंशियल असेट रेशो एट 4.8%। अगर 4.8% पर है तो इसे भी इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल असेट रेशो 50% से ज्यादा होना चाहिए। शी शुड रिड्यूस द एक्सपेंस रेशो ऑफ 90%। एक्सपेंस रेशो भी अराउंड 80% से कम होना चाहिए। तो अगर ये भी सही है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हम तीनों रेशो को निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि ये मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली अपने आंसर को टिक मार्क कर लेंगे। सबसे पहले है डेट टू इनकम रेशो। मंथली जितना डेट सर्विस करना है डिवाइड बाय में मंथली इनकम। मंथली कितना डेट सर्विस करना है, 60,000 का करना है। मंथली इनकम कितनी है, 1,50,000। डिवाइड करेंगे हमारा 40% आ गया, तो इसे हमें कम करना चाहिए। फाइनेंशियल असेट्स रेशो, फाइनेंशियल असेट्स क्या क्या है हमारे, कैश है और इक्विटी शेयर्स हैं। इन दोनों को सम करेंगे 2,70,000 डिवाइड बाय में टोटल असेट्स हमारी 55,70,000। हमारा 4.8% आ गया, 50% से ज्यादा करना है तो इसे इंक्रीज करना चाहिए। एक्सपेंस रेशो, मंथली एक्सपेंसेस 1,35,000 डिवाइड बाय में मंथली इनकम 1,50,000, हमारा 90% आ गया, इसे भी कम करना चाहिए, 80% से कम लाना चाहिए। तो हमारे सारे ऑप्शन सही थे, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Identify which financial ratio parameter will give a complete idea about Miss Y financial condition. Although the assets at rupees 55,70,000 are quite high, the net worth at 5,70,000 is quite low. The debt to income ratio at 40% shows that the level of debt is high. Due to this debt servicing obligation, the savings in the future will be low. ये ऑप्शन तो सही लग रहा है क्योंकि असेट्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसका अराउंड 10% ही हमारा नेटवर्थ है जो कि काफी कम है। और डेट टू इनकम रेशियो में हमने क्वेश्चन वन में कैलकुलेट किया था 40% के अराउंड था, तो ये भी काफी हाई माना जाता है। तो हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स कम होगी। तो ये तो एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है। As the debt to income ratio at 40% and the low total asset to income ratio of 3% shows that the savings and leverage are underutilized. लीवरेज ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा ले रखा है, 40% का बहुत ज्यादा लीवरेज होता है, तो ये ऑप्शन रोंग है। A high growth portfolio is indicated by a high total asset to income ratio
and debt to income ratio 40%. Due to this, there can be a good growth in the future. डेट हमारा कम होना चाहिए। 40% हमारा डेट हाई माना जाता है, तो ये ऑप्शन भी ज्यादा सही नहीं है, इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं। Even though the monthly income is at rupees 1,50,000 only, the net worth is quite high at 5,70,000, and the high total assets to income ratio of 30% shows that the portfolio is good for long term goals. तो नेटवर्थ हमारी 5,70,000 पर लो है, पर यहाँ पर क्या दिया है, हाई। नेटवर्थ काफी ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन ए। ऑल्थो द असेट्स एट 55,70,000 आर क्वाइट हाई, द नेटवर्थ एट 5,70,000 इज क्वाइट लो। नेटवर्थ काफी कम है। डेट टू इनकम रेशियो एट 40% शोज दैट द लेवल ऑफ डेट इज हाई, डेट हाई है। ड्यू टू दिस डेट सर्विसिंग ओब्लिगेशन द सेविंग इन द फ्यूचर विल बी लो। हमारा ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा, हमारी सेविंग्स कम होगी। Which action can be suggested to Miss Y that will give her security to manage her obligations even in the worst case scenario of her losing her job? She should increase the liquidity ratio from 2 to a minimum of 4 so that it will enable her to have adequate assets to build her net worth. उसे अपने liquidity ratio को improve करना चाहिए। She has to maintain her financial situation as there is 41 times assets cover for the monthly expenses and this is quite sufficient to manage her obligation even if she loses her job. उसकी सिचुएशन सही है क्योंकि उसके पास 41 टाइम्स असेट्स कवर है। शी शुड इंक्रीज द लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम 0.4 टू ए मिनिमम ऑफ 4 in order to have funds ready to meet her expenses if she loses her job and income. She should increase the financial asset ratio from 5% to a minimum of 50% to enhance her liquidity so that she can meet her obligation even if she loses her job. तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो निकाल लेते हैं, सेकंड हम फाइनेंशियल एसेट रेशियो निकाल लेते हैं और अपना डिसीजन ले लेते हैं। लिक्विडिटी रेशो में क्या आएगा आपका? लिक्विड असेट्स, ये 50,000 का जो कैश पड़ा है ये लिक्विड असेट है, डिवाइडेड बाय में मंथली एक्सपेंसेस 1,35,000, हमारा आया 0.4। हमारा एटलीस्ट 4 to 6 तो होना ही होना चाहिए, तभी अगर हमारी जॉब चली जाएगी तो हम अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा कर पाएंगे। जितना ये रेशो आएगा, जैसे 4 आया तो 4 मंथ्स का, 6 आया तो 6 मंथ्स का, अभी कितना है 0.4 की एक महीने का भी नहीं कर पाएंगे, तो इसे इंक्रीज करना पड़ेगा एटलीस्ट 4 तक। सेकंड हमारा फाइनेंशियल असेट रेशो, फाइनेंशियल असेट्स कैश इन बैंक प्लस इक्विटी शेयर्स, ये हमारी फाइनेंशियल सेट है, डिवाइड बाय में टोटल असेट हमारा 5% के आसपास आया। अब हमारे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारा लिक्विडिटी रेशो 0.4 था, इसे हमें 4 तो करना ही करना पड़ेगा। हमें एटलीस्ट 4 to 6 चाहिए होता है, तो हमें मिनिमम 4 तक तो इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा ताकि हम मंथली एक्सपेंसेस कर पाए अगर हमारी जॉब चली भी जाए। सेकंड देखो, फाइनेंशियल असेट रेशो को 5 to 50, ये भी सही है, ये भी करना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल असेट और लिक्विड असेट, इनमें कौन सा ज्यादा लिक्विड होता है? आपका लिक्विड असेट ज्यादा लिक्विड होती है। तो जब आप इमरजेंसी फंड को देख रहे हो कि आपकी जॉब चली जाएगी, उस टाइम पर मंथली एक्सपेंसेस करने हैं, तो उस टाइम पर आप लिक्विडिटी रेशो को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन सी। सेवंथ केस स्टडी हमारी चैप्टर 1 से। मिस्टर एक्स एज 28 वर्क्स फॉर ए मीडियम साइज कंपनी फॉर ए मंथली सैलरी ऑफ ₹30,000। He lives with his parents and so does not have to worry about regular household expenses. His money is usually spent on shopping, eating out, entertainment. Basically, discretionary expenses पर spend हो रही है. He has a long list of requirements and due to this, money always seems to run out at the end of the month. However, he manages to save around ₹4,000 per month. 4,000 per month की savings कर लेता है. Mr. X has not done any investments yet and is now seriously thinking of starting some investments and has decided to undertake comprehensive financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है, तो इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज सीरियसली थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग सम मनी फॉर हिज फ्यूचर नीड्स, so he decides to put a amount of ₹2,000 in the savings bank account and slowly increase this amount so that a substantial amount is saved over a period of time. Is this a right way to invest fund for his future needs? मिस्टर एक्स 4,000 सेव करता था, उसमें से वो चाह रहा है कि इन्वेस्ट करना शुरू करे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या चूज करता है कि 2,000 अपने बैंक अकाउंट में डालता रहेगा और इसे धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा। अब हमारे ऑप्शन क्या दिए हैं? नो, मेयरली पुटिंग मनी इन ए सेविंग बैंक अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट, he must invest the money for his future goals. Yes, this is sufficient as higher savings are good way to accumulate a corpus for his future needs. Yes, saving is always more important than investing. Yes, as saving in this way is very safe. तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बैंक डिपॉजिट में पैसे रखने को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, वो आपकी सेविंग्स है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नो,
merely putting money in a saving bank account is not sufficient. He must invest the money for future goals. Goals अचीव करने हैं तो कहीं पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. Mr. X got to know that financial planning also involves creation of an emergency fund. He has rupees 3000 in his savings bank account. What are your view on this? As he is young, he does not require any emergency fund. He can create an emergency fund after he has completed his long list of requirements. He should keep aside several months of expenses as an emergency fund, and this money should be easily accessible. Rupees 3000 in the savings bank account will be sufficient as an emergency fund. हर किसी को, यंग हो ओल्ड हो किसी भी एज में हो, इमरजेंसी फंड तो होना ही होना चाहिए और एटलीस्ट 4 to 6 months के एक्सपेंसेस के अराउंड होना चाहिए. तो गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी. ही शुड कीप असाइड सेवरल मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस एज एन इमरजेंसी फंड एंड दिस मनी शुड बी इजीली एक्सेसिबल. वो मनी लिक्विड एसेट्स के अंदर होनी चाहिए ताकि जब भी आपको पैसे की जरूरत हो आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट करके पैसा गेट कर सको. थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स हैज सीन that his father and other relatives put their money in bank fixed deposit as it was very safe. What should he do if he has to do proper financial planning? Deposits are safe. He should also put his money in such deposits, also in safe endowment policies. He should consider both gold and fixed deposits to put his money. He should only consider bank fixed deposit and put all his savings into them. He should first see what his goals are and how much risk he can take. Then accordingly allocate money to different investment options. हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अपने रिस्क होते हैं, अपने रिटर्न होते हैं. तो आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. साथ में आपके गोल्स क्या है, आपको किन किन चीजों को अचीव करना है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ही शुड फर्स्ट सी व्हाट हिज गोल्स आर एंड हाउ मच रिस्क ही कैन टेक. Then accordingly allocate money to different investment options. Fourth question है, a friend has informed Mr. X about the usefulness of a health insurance policy. He is wondering whether he actually needs such a policy. Which of the following statement is true in this respect? उसे health insurance लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? He is in good health and has not fallen sick for a long time. काफी टाइम से बीमार नहीं पड़ा है. Therefore he does not need a health insurance policy. इसलिए उसे health insurance policy की जरूरत नहीं है. He should take a health insurance policy as soon as possible as medical emergency can strike any time. Medical emergency कभी भी आ सकती है तो health insurance policy लेकर रखनी चाहिए. He feels that he will take a health insurance policy once he falls sick. Health insurance policy ले लेगा जब वो बीमार पड़ेगा. He is young and healthy and currently does not need health insurance. Buying a health policy will be a waste of money. अभी यंग है और हेल्दी है तो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना वेस्ट ऑफ मनी होगा. तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लेके रखना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको उसकी जरूरत पड़ जाएगी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. ही शुड टेक ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एज सुन एज पॉसिबल एज मेडिकल इमरजेंसी कैन स्ट्राइक एनी टाइम. फिफ्थ क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स फादर, ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, informs X that he has taken many endowment policy for his insurance requirements. Should Mr. X also opt for endowment policy for his life insurance needs or no? मिस्टर एक्स को लाइफ इंश्योरेंस लेना है, वो उसके बारे में कंसिडर कर रहा है. तो उसके फादर ने बहुत सारी एंडाउमेंट पॉलिसी ली थी. एंडाउमेंट पॉलिसी क्या होती है कि उसमें कुछ पोर्शन लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाता है, कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है. तो दोनों का बेनिफिट आपको एक साथ मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस का भी और इन्वेस्टमेंट का भी. तो आपको एंडाउमेंट पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए अगर आपकी नीड लाइफ इंश्योरेंस की है तो. एज ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस देयर इज नो नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लिया तो लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. He should not buy life insurance as his father has already bought many endowment policy and these have a savings element in them. उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके फादर ने ऑलरेडी एंडाउमेंट पॉलिसी बाय कर रखी है. He should also buy many endowment policy as he has a good portfolio of insurance policies and these will meet his insurance needs. उसे भी एंडाउमेंट पॉलिसी ही बाय करनी चाहिए. He should first calculate the amount of insurance required and then buy pure term policy to meet his life insurance needs. उसे देखना चाहिए कि उसे कितने पैसे की इंश्योरेंस की जरूरत है, उसके बाद उसे लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्योर टर्म पॉलिसी ले लेनी चाहिए जिसमें केवल लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, कोई भी सेविंग्स एलिमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं रहेगा. तो इसके लिए जो जनरल आइडिया रहता है ये रहता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस और अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग रखो. लाइफ इंश्योरेंस जितने अमाउंट का आपको चाहिए उसके लिए प्योर टर्म पॉलिसी लो, केवल लाइफ इंश्योरेंस वाली चीज ही लो. और आपको इन्वेस्टमेंट जहां पर करनी है
अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्विटी, डेट या फिर जहां पर भी आपको इन्वेस्ट करना है वहां पर प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ही शुड फर्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड एंड देन बाय ए प्योर टर्म पॉलिसी टू मीट हिज लाइफ इंश्योरेंस नीड्स। लास्ट हमारी 8th केस स्टडी है। मिस वाई, एज 33, वर्क्स फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। शी लुक्स आफ्टर हर ओन फाइनेंसेस। Although she manages her finances quite well, but due to some wrong decisions, she has been left with a personal loan of 4 lakh 5 years with an EMI of 9900 per month। हमें पर्सनल लोन की इन्फॉर्मेशन दी है, कितने का अमाउंट है, कितना टाइम है और ईएमआई कितनी जाती है। एज पर न्यूज फ्रॉम हर एम्प्लॉयर, शी में रिसीव ए बोनस शॉर्टली विद विच शी प्लान्स टू पे ऑफ हर पर्सनल लोन। उसे बोनस मिल सकता है जिससे उसे कुछ यूज करना है। वन ऑफ द ऑप्शन है कि पर्सनल लोन को पे कर दे। ऑन द अदर हैंड, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेव फॉर द एजुकेशन ऑफ हर चाइल्ड। अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है। शी वॉन्ट्स टू हैव ए कॉर्पस रेडी इन 7 years। 7 साल बाद जरूरत पड़ेगी। फॉर दिस पर्पज एंड फॉर दिस शी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट द बोनस इन XYZ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो वो पैसे को एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का भी सोच रही है, जिसमें उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। 3 साल पहले 40,000 इन्वेस्ट किए थे और आज के दिन उनकी वैल्यू 57,720 है। The cost of child education is currently at 5 lakh and this is likely to go up 10% every year। आज के दिन चाइल्ड एजुकेशन कॉस्ट 5 लाख है और ये रेगुलरली 10% से एवरी ईयर अप जाएगी। हमें 7 years के बाद चाहिए तो हमें ये इफेक्ट भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम कितने पैसे की जरूरत होगी। शी हैज ए शॉर्ट टर्म गोल ऑफ बाइंग ए कार कॉस्टिंग 6 लाख। 6 लाख की कार बाय करने की सोच रही है। कार डीलर ने दो पेमेंट ऑप्शन दिए है कि या तो 4 साल में 6 लाख पे कर दो जीरो इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट कोई नहीं लगेगा। 4 साल में 6 लाख पे कर दो, बेसिकली 48 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, या फिर पूरा का पूरा अमाउंट अभी पे कर दो। उस केस में मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि 6 लाख की कार है, इस पर 15% का डिस्काउंट दे दूंगा तो आपको केवल 85% मनी ही आज देनी है। शी इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ टेकिंग रिटायरमेंट इन 20 years। 20 years में रिटायरमेंट लेने का सोच रही है। बट शी वॉन्ट्स टू बी श्योर दैट शी रिसीव रेगुलर इनकम फ्रॉम हर इन्वेस्टमेंट सो दैट शी कैन मीट हर एसेंशियल एक्सपेंसेस। रिटायरमेंट के बाद भी तो एक्सपेंसेस होंगे, तो वो रेगुलर इनकम चाहती है कि रिटायरमेंट के बाद उसे रेगुलर इनकम कुछ आती रहे। इसके लिए उसने क्या सोचा है, शी स्क्रूटिनाइजिंग ए परपेचुअल एन्युटी। परपेचुअल एन्युटी यानी कि लाइफ टाइम में जो पे करती रहेगी। दैट विल पे हर 3 लाख एवरी ईयर। हर साल 3 लाख देगी 50 years की एज से। और यील्ड क्या रहेगी, 6% की यील्ड रहेगी उसकी। फॉर दिस शी इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ₹11,800 फॉर 20 years इन दिस एन्युटी प्लान। उसे जो ये एन्युटी चाहिए उसके लिए उसे 20 years तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर मंथ 11,800। इन्फ्लेशन रेट हमें दिया है कि 6.5% कंसीडर करनी है। इसके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन शी यूज द बोनस अमाउंट। बोनस अमाउंट का यूज कैसे कर सकती है। ऑप्शन क्या है, शी शुड प्रीपे द लोन as the impact of returns compounding on the investment is lower than that of interest compounding। जो उसका पर्सनल लोन था उसे पे करने के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर जो कंपाउंडिंग का रिटर्न आता है वो लोअर होता है देन इंटरेस्ट कंपाउंडिंग। शी शुड प्रीपे द लोन एज द कॉस्ट ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग इज क्वाइट हाई देन द रिटर्न शी इज लाइकली टू अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। डेट का जो रेट है वो हाई है और जो इन्वेस्टमेंट पर अर्न करेगी वो लो है, तो इसलिए उसे लोन को प्रीपे करना चाहिए। She should invest in XYZ mutual fund as the long-term compounding advantage earned for 7 years will be much higher than the cost of debt। She should invest in XYZ mutual fund as the return from this investment will be higher and will have a better impact on the net worth over 7 years than repaying the debt। तो हमें डेट को रीपे करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको देखना होगा कि अभी लोन पर इंटरेस्ट रेट क्या है और आप इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हम दोनों को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें एक तो पर्सनल लोन की रेट निकालनी है और एक सेकंड जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी रेट निकालनी है। तो पहले हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी रेट निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें एक्सेल के अंदर रेट फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की 3 years में 57,720 हो गई। तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए, 3 हो गए। हमने बीच में कोई पेमेंट नहीं गई तो पीरियोडिक पेमेंट 0 हो गई। प्रेजेंट वैल्यू, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया था, 40,000 इन्वेस्ट किया था और ये हमने इन्वेस्ट किया था, इसलिए माइनस में। हमें आज के दिन कितना मिलेगा, 57,720। तो फ्यूचर वैल्यू में ये प्लस में। और टाइप 0 क्या मान लिया कि हमने एंड में इन्वेस्ट किया था। तो हमारी इंटरेस्ट रेट कितनी आ गई, 13%। 13% पर एनम की इंटरेस्ट रेट आ गई। बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितनी आई, 13%। सिमिलरली अब हम हमारे पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या दिया था, हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स 5 years थे। तो हमारी ईएमआई मंथली जा रही है तो मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 × 12 60 हो गया। मंथली ईएमआई कितनी जा रही है, 9900 जा रही है, इसलिए माइनस में।
प्रेजेंट वैल्यू कितना हमारा लोन का अमाउंट है ये हमें मिल चुका है इसलिए प्लस में 4 लाख। फ्यूचर वैल्यू पूरा पे करेंगे तो लास्ट में 0 और टाइप 0 कि हम मंथ के एंड में पे कर रहे हैं। तो हमारी कितनी आई 1.4%, लेकिन ये पर पीरियड आई और पीरियड क्या था मंथ था। एनुअल निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी कितनी आ गई 16.8%। 16.8% पर एनम वर्सेस 13% पर एनम, कौन सी ज्यादा है 16.8 ज्यादा है, लोन पर इंटरेस्ट ज्यादा है तो हमें लोन को प्रीपे करना चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, शी शुड प्रीपे द लोन एज द कॉस्ट ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग इज क्वाइट हाई देन द रिटर्न शी इज लाइकली टू अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न आएगी उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है हमारी लोन की, तो इसलिए लोन को प्रीपे करना चाहिए। What is the amount that she needs to invest each month to achieve her target corpus for educational expenses if the additional investment will be made in the existing XYZ equity fund and the past returns reflect the expected future returns? उसे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना था। उसके लिए XYZ इक्विटी म्यूचुअल फंड में उसने कुछ पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था, कुछ और वो इन्वेस्ट करना चाहती है। तो कितना एडिशनल उसे हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जब उसके एजुकेशन एक्सपेंस की नीड आएगी वो उसे पूरा कर सके। तो हमें दिया था करंट एक्सपेंस की नीड है 5 लाख और ये हर साल 10% से बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 7 ईयर्स के बाद हमें कितने एक्सपेंस की जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेते हैं, फिर हमारी रिटर्न के अकॉर्डिंग हमें पीरियोडिकली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो निकाल लेंगे। हमारे आज के दिन एजुकेशन क्वेश्चन थी 5 लाख थी, 7 ईयर्स बाद चाहिए और हर साल 10% से इंक्रीज होगी। तो हमारा सिंपली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n। प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, 1+r 10% था यानी कि 0.1, ईयर कितने थे 7 थे, raised to power 7, हमें 9,74,000 की नीड होगी। अब हमें पीरियोडिक पेमेंट निकालनी है तो एक्सेल के अंदर पीएमटी फॉर्मूले में चले जाएंगे, इसके अंदर हमें रेट डालनी होगी। हमें इसकी रिटर्न कितनी आई थी 13% आई थी, हमने क्वेश्चन 1 में कैलकुलेट किया था। मंथली निकालनी है क्योंकि मंथली इन्वेस्टमेंट देखनी है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ पीरियड 7 साल बचे हैं अभी तो 7 इंटू 12 कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी है 57720 इतनी थी, तो इतना हमने अभी इन्वेस्ट कर रखा है। फ्यूचर में कितने की जरूरत है 974 की जरूरत है तो वो दे दिया। टाइप 0 की एंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी आ गई 6117। मंथली हमें इतना एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस स्कीम में, तभी हमारा ये 9,74,000 का गोल अचीव हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आया 6117। शुड शी कंसिडर द परपेचुअल एन्युटी एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर हर रिटायरमेंट? Yes, she should consider the perpetual annuity as it provides an assured regular income. Also, the lower return in the distribution stage is offset by an 8.5% return in the accumulation stage. Yes, she should consider the perpetual annuity as the return in the accumulation stage and the annuity payout stage is assured at 6% and 8.5%. Consider perpetual annuity as the return on the annuity payout is low at 6%, even though the returns in the accumulation stage is high at 8.5%. No, she should not consider the perpetual annuity as the return on investment is low, especially during the accumulation stage at 5.2%. परपेचुअल एन्युटी के लिए हमें इन्वेस्ट क्या करना था 20 ईयर्स तक 11,800 पर मंथ इतना इन्वेस्ट करना था और हमें मिलता क्या, उसके बाद हमें 3 लाख एवरी ईयर मिलता। यील्ड कितनी आती 6% की आती। तो ये जो 6% है ये क्या है एन्युटी पे आउट स्टेज में आपकी रिटर्न है। 6% एन्युटी पे आउट स्टेज में आपकी रिटर्न है। और जो एक्यूमुलेशन स्टेज की रिटर्न है वो क्या होगी, वो होगी आपको जो ये एन्युटी मिलनी है, आपको जो ये एन्युटी मिलनी है इससे हम कॉर्पस निकाल सकते हैं कि इस एन्युटी की वैल्यू कितनी होगी। हमारे पास सी बाय ये फॉर्मूला था, 3 लाख हमें 6% पर मिलेगी तो 3 लाख डिवाइड बाय में रेट, हमें 50 लाख के अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। इस 50 लाख के अमाउंट को पूरा करने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है 20 ईयर्स तक 11,800। अगर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो एक बात मान सकते हैं कि हमारा कॉर्पस 50 लाख का हो जाएगा, तभी तो हमें ये एन्युटी मिल रही है। तो हमारी पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में 50 लाख की हो जाए किस रेट पर होगी, तो वो आपका एक्यूमुलेशन स्टेज का रिटर्न हो गया, जिसको हम एक्सेल में रेट फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं। हम पेमेंट कर रहे हैं 11,800 की पर मंथ कर रहे हैं, 20 ईयर्स तक कर रहे हैं तो 20 ईयर्स को इंटू 12 इतने पीरियड की पेमेंट करेंगे। आज के दिन इसकी वैल्यू 0 है, फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 लाख। टाइप 0 मंथ के एंड में पे करेंगे तो रिटर्न आ गया हमारा 0.43% पर मंथ। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एनुअल रिटर्न आ जाएगा 5.16 जो कि 5.2 के आसपास है। तो ये हमारा एक्यूमुलेशन स्टेज का रिटर्न हुआ। हमारे ऑप्शन में एक एक्यूमुलेशन स्टेज का रिटर्न था, एक एन्युटी पे आउट स्टेज का रिटर्न था। एन्युटी पे आउट स्टेज का रिटर्न तो क्या है, तो ये 3 लाख आपको मिल रहे हैं किस रेट पर मिल रहे हैं 6% पर मिल रहे हैं, ये आपका एन्युटी पे आउट स्टेज का रिटर्न है। एक्यूमुलेशन स्टेज का रिटर्न क्या है कि हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी,
हमें इस एन्युटी के लिए कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हम इन्वेस्ट क्या कर रहे थे 11,820 ईयर्स के लिए। तो हमारा ये पैसा इस कॉर्पस के अगर इक्वल हो रहा है तो किस रेट पर वो हो रहा है, हमारा 5.2% की रेट पर हो रहा है, ये हमारा एक्यूमुलेशन स्टेज का रिटर्न है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस एन्युटी के लिए जो हमें कॉर्पस की जरूरत थी वो निकाल लिया, सी बाय आर हमारा जो पीरियोडिक पेमेंट अमाउंट है डिवाइड बाय में इंटरेस्ट रेट, एनुअल है हमारा, एनुअल इंटरेस्ट रेट ले ली, तो हमारा 50 लाख आ गया। अब हमारा ये 50 लाख बन किससे रहा है, 11,800 पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हैं, 20 ईयर्स तक कर रहे हैं, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू 50 लाख हो जा रही है। तो हमारी रेट कितनी आई, 0.43% पर मंथ। एनुअल निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5.2% हमारी एक्यूमुलेशन स्टेज की रिटर्न। हमारी इन्फ्लेशन कितनी थी, 6.5% दी थी। ये रिटर्न तो इन्फ्लेशन से भी कम है। जब भी आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम होगा वो खराब है, इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा तो वो ठीक है। तो एक्यूमुलेशन स्टेज का रिटर्न हमारा काफी कम है। अब हमारे ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं, उसे परपेचुअल एन्युटी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्यूमुलेशन स्टेज में रिटर्न काफी कम है 5.2% पर। नो, शी शुड नॉट कंसीडर द परपेचुअल एन्युटी एज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज लो स्पेशली ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन स्टेज एट 5.2%। हमारा इन्फ्लेशन से तो ज्यादा होना ही होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ ए न्यू कार एंड एज्यूमिंग दैट शी हैज सफिशिएंट फंड्स टू मेक द कंप्लीट पेमेंट, विच पेमेंट ऑप्शन ऑफर्ड बाय द कार डीलर शुड शी चूज। कार बाय करनी थी, उसके लिए दो ऑप्शन थे कि अभी के अभी पे कर दो, 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर 4 ईयर्स तक 0% इंटरेस्ट रेट पर पे करते रहो। तो कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। शी शुड चूज टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स एज देयर विल बी ₹12,083 इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट एडवांटेज। यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड आ गया तो हमें ये 6.5% की इन्फ्लेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। शी शुड चूज टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स एज देयर विल बी रुपी डैश इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट एडवांटेज। तो हमें चारों ही ऑप्शन में ये दिया है कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए और हर एक ऑप्शन में हमें कितना एडवांटेज मिलेगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली दोनों ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि किसमें हमें कम पड़ रही है, क्योंकि ये हमें देना है। देते टाइम जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कम वो ज्यादा, मिलते टाइम जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा वो हमारे लिए बेटर। तो दो ऑप्शन क्या थे कि पूरा का पूरा अमाउंट अभी दे दो और 15% का डिस्काउंट ले लो। 6 लाख की इन्वेस्टमेंट थी माइनस 15%, यानी कि हमें अभी केवल 5,10,000 पे करना है। सेकंड ऑप्शन क्या था, 6 लाख 4 ईयर्स में दो 0% इंटरेस्ट, यानी कि 6 लाख डिवाइडेड बाय में 48, ये हर मंथ देते रहो। पर हमें इन्फ्लेशन को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड एडवांटेज देखना है। तो हमारा रेट क्या आ जाएगा 6.5%, और हम पेमेंट हर मंथ करेंगे तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो एक्सेल में प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूले पर जाएंगे, हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, रेट में क्या आ जाएगा 6.5% डिवाइड बाय में 12, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देखना है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आ जाएंगे 4 इंटू 12, 48 हो गए। हमारी पेमेंट कितनी आ जाएगी 6 लाख डिवाइड बाय में 48 पीरियड्स हैं, तो डिवाइड बाय में 48। फ्यूचर वैल्यू जीरो, टाइप हमारा जीरो, तो हमारी कितनी आ गई 5,27,000। इसमें हमारी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आई, यानी कि हमारे लिए बेटर कौन सा है, पूरी की पूरी पेमेंट को अभी करना, और उसमें एडवांटेज कितना होगा, हमारा दोनों का डिफरेंस, यानी कि 17,093 रुपीज का इतना हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट एडवांटेज हो जाएगा अगर हम पूरी की पूरी पेमेंट अभी करते हैं और 15% का डिस्काउंट ले लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, शी शुड चूज टू मेक द फुल पेमेंट एंड गेट 15% डिस्काउंट एज दिस विल गिव ए ₹17,093 इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट एडवांटेज। इसके साथ हमारी केस स्टडीज पूरी होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन केस स्टडीज को 2 से 3 बार देखो और लास्ट में खुद से सोल्व करने का ट्राई करो। जब आप खुद से सोल्व कर पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम में भी इन्हें हैंडल कर पाओगे, और एग्जाम में केस स्टडीज की वेटेज काफी ज्यादा है। थैंक यू गाइस।